तो डाइवर्सिटी से कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने देखा है कि डाइवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे टर्म्स वगैरह आए जो पिछले चैप्टर से रिलेटेड हैं, राइट। और अगर वो टर्म्स थोड़ा सा पिछले चैप्टर में पलट के अच्छे से समझ लो तो दो फायदे हैं। एक तो ये चैप्टर थॉरोली समझ में आ जाएगा, दूसरा जो लास्ट जिस भी चैप्टर से रिलेटेड है वो रिकॉल हो जाएगा, और वो आपको 9th 10th 11th 12th ऐसा पूरा उसमें हेल्प करेगा। हमने क्या क्या पढ़ा था वो मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। इस पेज पे बोलूँ ना, सबको सुनाई दे रहा है? हाँ सर। इस पेज पे तो आपका प्रीफिक्सेस लिखे हुए हैं, एक मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर लिखा हुआ है। इस पेज पे हमने थोड़ा सा इवोल्यूशन डिस्कस किया था, क्योंकि इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन रिलेट करके समझ में आ जाते हैं। देखो, बायोलॉजी ऐसी रैशनल चीज़ नहीं है, स्पेशली जैसे मैथमेटिक्स में रैशनल कर देते ना अपन, अलग अलग, कि ये अलग वो अलग। मैं रैशनलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर की बात नहीं कर रहा हूँ। बट मैथमेटिक्स में अपन ग्रुप बना सकते हैं कि भाई ये नंबर प्रॉपर टू द पॉइंट डेफिनेशंस बता सकते हैं। जैसे किसी नंबर को अपन बता सकते हैं कि ये नंबर इंटीजर है, ये नंबर रीअकरिंग नंबर है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ऐसे अलग अलग कर देते हैं। इसको बोलते हैं मतलब जनरल वर्ड्स में बोलते हैं रैशनलाइज करना। जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना, आप अपने मन में उसका जवाब देना। राघव को आपको बोलना नहीं है ना, मन में जवाब रखना या कॉपी में लिख लेना। सिंपल से एक चीज़ पूछता हूँ, उससे एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो बहुत यूज़ होता है, आप मूवीज़ वगैरह में भी देखोगे यूज़ होते हुए। जैसे अगर मैं राघव को बोलूँ कि राघव को कुशाग्र ज़्यादा बेटर लगता है एज अ फ्रेंड की दिविजा ज़्यादा बेटर लगती है एज अ फ्रेंड, और ऐसे हर किसी को बोलूँ कि दिविजा को कुशाग्र ज़्यादा बेटर लगता है एज अ फ्रेंड की राघव ज़्यादा बेटर लगता है, और कुशाग्र को भी ऐसे ही पूछूँ कि उनको राघव ज़्यादा बेटर लगता है एज अ फ्रेंड की दिविजा ज़्यादा बेटर लगती है एज अ फ्रेंड। जैसे आपके किसी भी दो फ्रेंड में, मैं इसी क्लास में नहीं बोल रहा, आप अपने स्कूल में से भी उठा सकते हो कि किसी दो क्लासमेट्स या किसी दो फ्रेंड्स में से मैं बोलता हूँ कि इनमें से बेटर कौन सा लगता है, तो व्हाट विल बी योर आंसर। और वो दोनों दोस्त वहीं खड़े हैं ना, तो व्हाट विल बी योर आंसर, ऐसे दिमाग में सोचो। क्वेश्चन समझ गए? हाँ सर। तो ऐसा दिमाग में सोचो, किसी के लिए भी सोच सकते हो। ऐसा भी सोच सकते हो मम्मी ज़्यादा बेटर लगती है कि पापा, या दो टीचर्स में सोच सकते हो। बट रिमेंबर कि आंसर देते और समय दूसरे वाले को बुरा लग जाएगा। वो लोग वहां खड़े रहेंगे। तो ऐसा आंसर सोचो जो अभी आपको बोलना है, आपको बोलना है कुछ ना कुछ आंसर, बोलना है, कंपलसरी है। चलिए, किससे स्टार्ट करें? सर मुझसे कर लो। हाँ बोलो। सर अगर मैं दो फ्रेंड्स के बीच में चूज करूं, जैसे मेरी दो फ्रेंड्स हैं अन्वेषा और तनिष्का, तो उसमें चूज करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि दोनों बहुत डिफरेंट है और दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। दूसरे को बुरा लग जाएगा ये तो ऑब्वियस है कि एक को बोलेंगे तो दूसरे को तो बुरा लगेगा। पर फिर भी मैं तनिष्का को चूज करूंगी क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। अन्वेषा कभी कभी अपने दूसरे फ्रेंड्स का सर्कल से चली जाती है, वहां जाके बहुत मतलब बहुत बातें करती है जितना मैं भी उसके साथ नहीं करती। ग्रेट, दिस इज अ आंसर। अब इस आंसर में बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं अपन। राघव? कुशाग्र? सर मैंने अगर दो फ्रेंड्स की बात करूँ स्कूल की थी, एक प्रणव और एक यथार्थ, दो अलग अलग मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं।
तो ऐसे में मैं चूज करूंगा यथार्थ को, क्योंकि मतलब मेरे घर के पास भी रहता था, तो हम ऐसे खेल भी लेते थे। पर प्रणव जो था वो आता ही नहीं था बहुत बार। तो और मेरी और यथार्थ की दोस्ती भी ज्यादा अच्छी थी। तो मैं तो यथार्थ पे। ओके, राघव। राघव, चलिए। तो जैसे मैं भी एक आंसर देता हूँ। मेरे दो दोस्त हैं, ए और बी। ए और बी। तो मेरे को चूज करना है तो मैं ए को करूँगा और मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। तो मेरा जो आंसर है ना वो बहुत रैशनल आंसर हो गया। समझ रहे हो रैशनल का मीनिंग एग्जाम्पल से? मैंने कुछ भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया, कुछ भी नहीं करा। मैंने डायरेक्टली एक चीज बोल दी कि ये है और ये नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स में होता है। जो कुशाग्र का आंसर था वो भी काफी रैशनल था। उसने बोला यथार्थ और एक और बच्चे का नाम लिया। तो प्रणव। फाइनली उसने यथार्थ को बोल दिया कि ये क्योंकि मेरे उसने भी रैशनलाइज किया, उसने पॉइंट्स निकाले क्योंकि मेरे घर के पास रहता है, मेरी दोस्ती पुरानी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे पॉइंट्स निकाल के उसने एक आंसर दे दिया। उसका भी काफ़ी रैशनल था, बट फिर भी उसने काफ़ी सारा बोला। और ऐसा नहीं बोला, मतलब जो बोला उसमें प्रणव को बुरा लगने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उसने कुछ थोड़े से रीजंस दिए। वो रीजंस वैलिड नहीं हो सकते प्रणव के दिमाग के हिसाब से, बट थोड़े से वैलिड दिए, तो थोड़ा सा रैशनल वे से हटा। दिविजा को आंसर था तो उसमें वो बोल दिया कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है चूज करना, पर फिर भी उसने कुछ पॉइंट्स निकाले जिसके बेसिस पे उसने रैशनलाइज किया। बायोलॉजी रैशनलाइज करके पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने पॉइंट्स निकाले ना, और वो पॉइंट्स आपको ध्यान है कि भाई एक मेरी फ्रेंड है, वो मेरे साथ हमेशा रहती है, एक दूसरी जो फ्रेंड है वो दूसरे फ्रेंड ग्रुप में भी चली जाती है, इसलिए मैं वो वाली को पिक करूंगी जो मेरे साथ ज़्यादा रहती है। तो दिस इज अ रैशनल आंसर। रैशनलाइज नहीं करेंगे तो सबसे पहले तो चूज ही नहीं कर पाएंगे कि इन दोनों में से क्या चूज करना है। रैशनलाइज नहीं करेंगे तो चूज ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैंने बोला था कि आपको चूज करना ही है, बट जैसे रैशनलाइज नहीं करेंगे तो सबसे पहले तो चूज ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो दिविजा की पहली लाइन थी, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, तो आई कांट कंपेयर। तो जब कंपेयर नहीं कर सकते तो एक दूसरे में पिकअप नहीं कर सकते। जब पिकअप नहीं कर सकते तो आप रैशनलाइज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ी मेरी बात समझ में आ रही है? बायोलॉजी रैशनलाइज करके नहीं समझी जा सकती। अगर मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछूं जो पिछले दिनों मैंने पढ़ाया था कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आप टू द पॉइंट आंसर नहीं दे पाओगे, बिकॉज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट फिक्स्ड। पर फिक्स्ड नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी ले लेते हैं। इज बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स, और फिर डिस्कशन होता है, और डिस्कशन में एक पॉइंट कंक्लूजन का नहीं निकलता है। वो डिस्कशन के बाद वो पूरी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ कंक्लूजन निकलते हैं, और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन करा जाता है। और उस क्लासिफिकेशन में इवोल्यूशन, चीज़ों के इवोल्यूशन कैसे इवॉल्व किया उसको भी ध्यान में रखा जाता है। सॉरी। हम्म। कुछ ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा समझ पा रहे हैं दिविजा, कुशाग्र, राघव? हाँ रैशनल, सर। तो रैशनल होना अच्छा है कि रैशनल ना होना अच्छा है?
रैशनली अगर आप चीज़ों के बारे में सोचते हो तो हर चीज़ या तो सही लगती है या गलत लगती है। अपन को बहुत जगह सिखाया जाता है राइट रॉन्ग, है ना। सबके पेरेंट्स ने कभी कभी कुछ सिखाया होगा कि ये चीज़ गलत है, ये कुछ सही है। और आप ही ने पेरेंट्स को भी देखा होगा कि वो जो गलत सिखाया है वो खुद कर रहे हैं, है ना। ऐसे सबके, इतनी बड़ी लाइफ है, सबके साथ इंसिडेंसेस हो ही जाते हैं। तो कोई भी जो जो चीज़ रहती है वो थोड़ा सा कंडीशन के हिसाब से सही गलत वेरी कर जाती है, बहुत सारी चीज़ें, समझ रहे हो। तो अगर रैशनल दिमाग रहेगा, सिर्फ रैशनल रहेगा, तो बहुत अच्छे से फिजिक्स पढ़ लोगे, बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ लोगे, और थोड़े प्रैक्टिकल डिसीजन सही गलत ले सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ें सही होती है या गलत होती है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ओनली प्रैक्टिकली, कोर प्रैक्टिकली। बट सिर्फ प्रैक्टिकली ही नहीं होती लाइफ, है ना। जो ज़्यादा रैशनली डिसाइड करते हैं वो सिर्फ वर्क में रह जाते हैं, फ्रेंड्स रिलेशंस उनके लिए ऊपर नीचे होते जाते हैं। उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ, बायोलॉजी पढ़ने के लिए 100% रैशनल पे जाओगे, जो थोड़ा अपना राघव ज़्यादा जाता है, जितना मैंने देखा है। कुशाग्र उतना रैशनल नहीं है, कुशाग्र उतना रैशनल नहीं है, राघव थोड़ा रैशनल ज़्यादा है, इसलिए उसके पॉइंट्स फिजिक्स और मैथ्स में बहुत अच्छे रहते हैं। बायोलॉजी में उसको इंटरेस्ट कम है, क्योंकि उसको रैशनलाइज करने को मिलता नहीं है बायोलॉजी में। राघव क्या बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर बायोलॉजी अच्छे से एब्जॉर्ब करनी है तो बायोलॉजी में रैशनल दिमाग नहीं चलता है। वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि जैसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, उसमें बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, मैं आज बोल दूँ इवोल्यूशन, पर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय मैं और कुछ बोल दूँ कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और कुछ था, तो वो भी सही है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका वन वर्ड आंसर नहीं है, पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अगर आप लोगों ने रीड की हो बुक तो उसमें पूरा पैराग्राफ लिखा गया है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का एक लाइन आंसर नहीं है, वो चीज़ें जिस जगह पे रहती है उस पर भी डिपेंड करता है, उनकी रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिसेस पे भी डिपेंड करता है, उनके सेल्यूलर लेवल पे भी डिपेंड करता है कि सेल में क्या हो रहा है। जैसे राघव ने बोला था डीएनए से रैशनल, डीएनए से कर दो, तो वो नहीं कर सकते, उतना रैशनल आंसर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, पांचों किंगडम्स मन में बोल दो, पांचों किंगडम्स मन में बोल दो। मोनारा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेई, एनिमेलिया। जो किंगडम्स किस बेसिस पे क्लासिफाई हुए थे वो मन में बोल दो। सबसे पहला था कि किस तरह का सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। सबसे पहला था किस तरह का सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक है तो मोनेरा, यूकैरियोटिक था तो दूसरा सवाल पैदा होता है यूनिसेल्यूलर है कि मल्टी सेल्यूलर है। यूनिसेल्यूलर है तो प्रोटिस्टा, मल्टी सेल्यूलर है तो अगला सवाल खड़ा हो जाता है सेल वॉल है कि सेल वॉल नहीं है। अगर सेल वॉल है, अगर सेल वॉल नहीं है, अगर सेल वॉल नहीं है तो एनिमेलिया, अगर सेल वॉल है तो सवाल खड़ा होता है फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो फंगाई, अगर कर सकते हैं तो प्लांटी। रिपीट करूं? हाँ सर, एक बार प्लीज। चलिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो पांचों हैं ये आपको ध्यान हो जाएंगे।
सबसे पहला पॉइंट, सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक है तो मोनेरा, यूकैरियोटिक है तो दो, वापस सवाल पैदा होता है कि यूकैरियोटिक में सिंगल यूनिसेल्यूलर है कि मल्टीसेल्यूलर है। यूनिसेल्यूलर है तो प्रोटिस्टा, मल्टीसेल्यूलर है तो वापस सवाल खड़ा होता है कि भाई सेल वॉल है कि नहीं है। अगर सेल वॉल नहीं है तो एनीमेलिया, और अगर सेल वॉल है तो वापस सवाल खड़ा होता है कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है कि नहीं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है तो फंगाई, अगर कर सकता है तो प्लांटी। कवर हो गए क्या पांचों? यस सर। क्या सवाल था कुशाग्र पहला? पहला क्या बेसिस था, कैसे देखेंगे? तो कैसा टाइप का सेल है, क्या? यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है? बिल्कुल सही, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक है तो प्रोकैरियोटिक है तो मोनेरा, और अगर हाँ मेरी वॉइस आ रही है? और यू, हाँ आ रही है, और यूकैरियोटिक है दिव्यजा तो हाँ सर। दूसरा तो सवाल। यूकैरियोटिक है तो एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेल्युलर है। अगर मल्टी सेल्युलर है तो प्रोटेस्टा है। नहीं, तो छोटे को छोड़ते जा ना, पिछड़े जीवों को छोड़ते जा। यूनिसेल्यूलर पिछड़ा है कि मल्टी सेल्यूलर पिछड़ा है? यूनिसेल्युलर। पिछड़ा है तो यूनिसेल्यूलर प्रोटेस्टा। ओके सर। कंटिन्यू प्लीज। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो एनीमिलिया, अगर प्रेजेंट है तो प्लांटे। और फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है या नहीं। अगर फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो वो प्लांटे, और अगर नहीं कर सकता है तो फंगाई। वेरी गुड। ये रिपीट कर सकते हो कुशाग्र? यस सर। बोलो। तो पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। अगर प्रोकैरियोटिक है तो मोनेरा होगा, और अगर यूकैरियोटिक है तो उसमें दो और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि वो यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर। अगर यूनिसेलुलर होगा तो वो प्रोटिस्टा होगा, और अगर मल्टीसेलुलर होगा तो उसमें एक और क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि उसमें सेल वॉल होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो फिर वो एनीमेलिया होगा, और अगर होगी सेल वॉल तो एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो फिर वो प्लांटी होगा, और अगर नहीं करता होगा तो फिर फंगाई होगा। वेरी गुड। यही चीज आप 7.4 टेबल को देख के बोलना, अगर सीख गए तो रिवीजन भी खुद ही कर लोगे, है ना? अगर 7.4 फिगर को देखो तो ये जो कहानी अपन ने बनाई, ये वही मैं जब टेबल पढ़ूंगा तो यही कहानी बोलूंगा। देख के बोलो, 7.4 फिगर को देखो, उस टेबल को देख के ही तो मैंने कहानी बनाई है। तो आप भी रिवीजन में उस टेबल को देख के सेम कहानी बना सकते हो, और ऐसी 3 कहानियां बनानी है। ये किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए अलग, प्लांटी के लिए अलग, एनिमेलिया के लिए अलग। अच्छा चलो, इसके बाद जो 3 थे, मोनारा, प्रोटिस्टा और फंगाई, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, इनके डिविजन्स नहीं दिए। मोनारा, प्रोटिस्टा और फंगाई के डिविजन्स नहीं दिए। तो मोनारा के बारे में आप जानती ही हैं, लिख सकते हैं। आप उस पिछली टेबल में बोल ही चुके हैं, तो मोनारा के बारे में आप लिख ही सकते हैं। प्रोटिस्टा, सॉरी कुछ बोल रहे हैं? तो मोनारा के बारे में आप बोल ही सकते हैं, फिर प्रोटेस्टा के बारे में भी बोल ही सकते हैं, उसके एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। पर इनके डायग्राम ज़रूरी हैं। आप लोगों ने बनाए कि नहीं? नहीं बनाए हो तो बनाने लगी है डायग्राम्स। स्पेशली प्रोटेस्टा के तो बहुत ही ज़रूरी है, इनके पूछते हैं जनरली, प्रोटिस्टा और फंगाई के। और फिर फंगाई, और ये फंगाई में ये लाइचन्स, साइनोबैक्टीरिया, लाइचन्स, लिचेंस बोलते हैं ना इनको तो।
हाँ, लिचन्स सिम्बायोटिक रिलेशन, ये इस पे क्वेश्चन आता है कि सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है, ये लिचन्स किस तरह के होते हैं, या फंगाई और ब्लू ग्रीन एल्गी सब साथ में रहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, या उस रिलेशन को क्या बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान होगा सबको। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में प्लांटी कहाँ गया? आगे बढ़ने में फिर अपन ने प्लांटेई के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वो शायद मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया होगा। आगे बढ़ने में प्लांटेई के बारे में पढ़ा था। ये एनिमल आ गया, प्लांटेई की स्लाइड डिलीट हो गई। चलिए, प्लांटेई के बारे में पढ़ा था, तो प्लांटेई के टेबल पे चलते हैं। प्लांटेई के टेबल पे आइए, 7.11 फिगर, 88 पेज। आ गए? प्लांटेई में सबसे पहला सवाल क्या होता है कुशाग्र? यस सर, एक सेकेंड। तो प्लांटेन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि उसमें डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है या नहीं होती। बिल्कुल सही। डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी पार्ट्स या डिफरेंशिएटेड पार्ट्स होते हैं कि नहीं, मतलब सारे पार्ट एक ही तरह का फंक्शन करते हैं कि अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरह का फंक्शन करते हैं। अगर नहीं होते Yes, sir. हैं तो थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। अगर होते हैं तो वापस सवाल पैदा होता है। क्या पैदा होता है सवाल कुशाग्र? अगर डिफरेंशिएटेड पार्ट्स हैं तो क्या सवाल पूछोगे फिर? अगर डिफरेंशिएटेड पार्ट्स है तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि उसमें स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू होते हैं या नहीं होते हैं। वैस्कुलर टिश्यू है कि नहीं, और वैस्कुलर टिश्यू क्या काम करते हैं ये आई थिंक सब जानते हैं। अगर वैस्कुलर टिश्यू नहीं है तो ब्रायोफाइटा। अगर वैस्कुलर टिश्यू नहीं है तो ब्रायोफाइटा। अगर वैस्कुलर टिश्यू है तो दिविजा क्या सवाल पूछेंगे? हाँ राघव। सर अगर वैस्कुलर टिश्यूज है और पूछेंगे कि वो लोग सीड प्रोड्यूस करते हैं या नहीं। सीड प्रोड्यूस और करते अगर हैं कि नहीं, अगर सीड प्रोड्यूस नहीं करते, अगर सीड प्रोड्यूस नहीं करते तो टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, और अगर करते हैं तो फेनोग्राम। टेरिडोफाइटा, और अगर करते हैं तो फेनोग्राम्स। और फेनोग्राम। फेनोग्राम्स में भी क्लासेस होते हैं, तो अगर करते हैं तो फेनोग्राम्स तो बोल देते हैं, पर फेनोग्राम्स में भी सवाल पूछा जाता है। क्या सवाल रहता है राघव? आपकी आवाज उतनी क्लियर नहीं आ रही राघव। कुशाग्र, अगर सीड मैं बोलूं या तो फिर बियर मेटेड सीड्स होते हैं या फिर बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट। तो उनके सीड्स ओपन प्रोड्यूस होते हैं, बिल्कुल सही राघव। उनके सीड्स ओपन प्रोड्यूस होते हैं या क्लोज प्रोड्यूस होते हैं। अगर ओपन सीड्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स। आप ऐसा याद रखेंगे क्योंकि सीड वो इनिशियल पार्ट होता है, इसलिए उसको भी स्पर्म कह दिया, जिम्नोस्पर्म। और अगर उनके सीड्स के आसपास फ्रूट की कवरिंग रहे ताकि कोई दूसरा जानवर खाए और सीड कहीं दूर फेंक दे और फिर वहाँ पे दूसरा पेड़ उग जाए, इसलिए तो कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। और इन दोनों को, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को इकट्ठा क्या कहेंगे? उसके ऊपर फेनोरोगाम्स, है ना? सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ?
बुक में देख के बताना, ऐसा ही लिख। सर सही है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को दोनों को फेनोरोग्राम्स कहेंगे। और फिर फर्दर अगर आगे जाएं तो अगर सीड फ्रूट के अंदर भी है तो भी एक सवाल पैदा होता है। क्या सवाल पैदा होता है? कोई भी? सर कि उसमें सीड्स है तो टू कॉटलीडॉन्स होते हैं कि एक कॉटलीडॉन्स होते एक हैं? कॉटलीडॉन है, मतलब डायकॉट सीड्स है कि मोनोकॉट सीड्स है? ये तो इजी सा वर्ड है, डायकॉट सीड है या मोनोकॉट सीड है। तो डायकॉट्स और मोनोकॉट्स। सर अपन इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? कॉटिलेडॉन्स ना? कॉटिलिडॉन्स, हाँ। डायकॉट्स और मोनोकॉट्स दोनों बेसिकली एंजियोस्पर्म्स होते हैं। जो ऊपर ही लिखा है ना, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो देखो, जो आपको याद रखना रहेगा वो सबसे पहले थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तो एक जैसे हैं। और स्पर्म्स पहले से सुन रखा है नाम तो याद भी हो जाएंगे, जिम्नो और एंजियो। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। रिपीट करते जाओ, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। सबसे पहला सवाल आएगा कि डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स है कि नहीं, थैलोफाइटा अलग हो गया। अगर है तो सवाल आएगा वैस्कुलर टिश्यू है कि नहीं, अगर नहीं है तो ब्रायोफाइटा अलग हो गया। अगर वैस्कुलर टिश्यू है तो सवाल आएगा सीड्स प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं, अगर नहीं करते हैं तो टेरिडोफाइटा। ये शुरू के 3 अलग हो गए, टेरिडोफाइटा। अगर सीड प्रोड्यूस करते हैं तो फेनोग्राम्स कहलाएंगे। फेनोग्राम्स के अंडर, ये फेनोग्राम्स लिखा हुआ है, फेनोग्राम्स के अंडर 2 क्लासेस होगी। अगर खुली सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, नेक्ड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं तो जिम्नो, और अगर फ्रूट बॉडी के इनसाइड प्रोड्यूस करते हैं तो एंजियो, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स अगर सिंगल कॉटलीडॉन के हैं या 2 कॉटलीडॉन्स के, सिंगल कॉटलीडॉन के तो मोनोकॉट, 2 कॉटलीडॉन के तो डायकॉट। याद रहेगा नाम? बैठा कोई नहीं रहेगा, मेहनत करेंगे तो ही याद होगा, अटेंटिव रहेंगे तो ही याद होगा। हाँ सर, आ गए नाम। गुड। उसके बाद था एनिमेलिया। एनिमेलिया की भी टेबल थी। एनिमेलिया हमने पूरा नहीं पढ़ा था, बट एनिमेलिया की भी टेबल थी। तो पहले टेबल करते हैं, फिर वापस एनिमेलिया पे चलेंगे पार्ट वाइज। सबसे पहला क्या सवाल आता है? कुशाग्र पूरी टेबल बोलेगा। सबसे पहला क्या सवाल आता है? सर दे हैव सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? तो सेल्यूलर लेवल पे ही अगर जी रहे cellular हैं level of- या टिश्यू लेवल डेवलप कर चुके हैं? अगर सेल्यूलर लेवल पे ही जी रहे हैं तो पॉरीफेरा, पोर्स वाले। और अगर टिश्यू लेवल पे जी रहे हैं तो क्या सवाल आता है? अगर टिश्यू लेवल पर जी रहे हैं तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि उन बॉडी कैविटी पे सवाल आता है। ये पूरा मैंने समझाया नहीं हाँ है सर, कि बॉडी कैविटी। गैस्ट्रोडर्मिस और एपिडर्मिस क्या होता है, ये पूरा समझाया नहीं है अभी। तो बॉडी कैविटी से याद रख सकते हैं इसको, क्योंकि बॉडी कैविटी बहुत महत्वपूर्ण होती है जीवन के लिए। और बॉडी कैविटी को क्या कहा जाता है टेक्निकल टर्म्स में कुशाग्र? सर बॉडी कैविटी को हाँ, इसके नाम में ही है, कोलन अंडरलाइन किया हुआ है ना। यस सर। स्क्रीन पे देख रहे हैं, कोलम, कोलन बोला जाता है बॉडी कैविटी को। हाँ सर। जैसे अपने बहुत सारी बॉडीज में बहुत सारी कैविटीज है। मुंह खुद एक कैविटी है, पक्कल कैविटी बोलते हैं इसको। फिर जो लंग्स वाली कैविटी है सांस लेने के लिए, और फिर नीचे की गैस्ट्रो कैविटी है पेट की, इसको गैस्ट्रो कैविटी बोल सकते हैं। तो बॉडी कैविटी के बेसिस पे 2 की जगह 3 क्लासिफिकेशन हुए हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बॉडी कैविटी में 2 की जगह 3 क्लासिफिकेशन हुए हैं।
बॉडी कैविटी अगर बिल्कुल नहीं है या सूडो है या है, अगर बिल्कुल नहीं है, अगर बॉडी कैविटी बिल्कुल नहीं है तो दो क्लासेस निकली, कौन कौन सी? कुशाग्र। यस सर। अगर सर एंडोडर्मिटा डर्मिटा एंड कॉर्डेटा। नहीं, अगर बॉडी कैविटी अपन सेकेंड लेवल पे ही, अगर बॉडी कैविटी है ही नहीं तो दो क्लासेस निकली, कोलनट्रेटा और सर एपिडर्मिस में गैस्ट्रोडर्मिस। डायरिया एंड प्लांथेमेंथिस। प्लांथेमेंथिस। सेकेंड वाली और थर्ड वाली, सिंडेरिया बोल दो या कोलेंट्रेटा बोल दो, और प्लांथेमेंथिस, ये सेकेंड और थर्ड वाली। हेलमिंथिस। अब अपनी बुक में या नोट्स में देख के थोड़ा सा रिकॉल करो कि कोलेंट्रेटा और प्लेथिहेल्मिंथिस अलग अलग क्यों किया, जबकि इन दोनों की बॉडी कैविटी तो है ही नहीं, तो ये अलग अलग क्यों किया, एक में क्यों नहीं डाला? कोई भी बता सकता है? सर एक क्योंकि वो वाटर के अंदर रहते हैं और उनके डिफरेंसेस रहते हैं बॉडी डिजाइन में, प्लस उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट होता है इसलिए, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इतना और डिफरेंट नहीं होता है, उनका अपीयरेंस। और एक एक 2 लेयर्स वाले होते हैं और एक 3 लेयर्स वाले होते हैं, तो वहां पे डिफरेंस बड़ा आ गया। जैसे बड़े छोटे से इतना डिफरेंस नहीं आता जितना लेयर्स से डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि इवॉल्व हो गया ना, आपकी बॉडी 3 लेयर्स प्रोड्यूस करने लग गई। तो ये जो प्लेथिहेल्मिंथिस है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, 3 लेयर्स होती है इनकी बॉडी में, राइट? सर ये के वाला पॉइंट भी आ सकता है ना कि जो प्लेथिहेल्मिंथिस होते हैं वो बायोमेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं पर कोलनट्रेटा नहीं होते, तो वो भी हाँ, डिफरेंस पर आ जाएगा उससे ना। इवोल्यूशन कैसे हुआ वो मेरे को इतना जस्टिफाई नहीं हो पाता है, उससे इवोल्यूशन कैसा हुआ, उसके कारण अलग क्यों डालना पड़ा, वो मतलब उनके सर्वाइवल में कितनी हेल्प करेगा? ये पॉइंट तो है, ये मैं मानता हूँ पूरा कि प्लेथिहेल्मिंथिस में बायोमेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं और कोलेंट्रेटा नहीं होते हैं, बट इवोल्यूशन के नज़र से देखता हूँ मैं, तो मेरे को कोलेंट्रेटा 2 लेयर का दिखता है, प्लेथिहेल्मिंथिस 3 लेयर का दिखता है, तो ये इवोल्यूशन हो गया ना, क्योंकि लेयर वाइज चीजें बढ़ती जाएगी तो नए नए ऑर्गन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है? अब अभी कोलम पे ही है, मतलब सेकेंड क्वेश्चन पे ही है, कोलम अगर फॉल्स है, सूडो कोलम है, तो सूडो कोलम में अपना 4th क्लासिफिकेशन निकला था नेमाटोडा, 4th क्लासिफिकेशन निकला था नेमाटोडा। इसकी भी आदत है पिछलों वाली जैसी थोड़ी थोड़ी थी, बट इसकी बॉडी वॉडी अच्छी बन गई, सिलेंड्रिकल बॉडी बन गई और अच्छी बॉडी साइज अच्छा हो गया। और फिर अगर कोलम है तो दिविजा क्या सवाल पूछा जाता है? अगर कोलमेट है, कोलम है, कि एम्ब्रियो में सिंगल सेल बनते हैं या पाउचेस पाउचेस बनते हैं? हाँ। हाँ, इस पार्ट को भी बहुत ही अच्छे से नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि इतना डिटेल नहीं है, तो इस पार्ट को समझने के लिए आप जो एंडोडर्म लिखा हुआ है ना, एंडोडर्म क्या होता है? एंडोडर्म क्या होता है? सबसे इनर लेयर, याद है? सर सबसे इनर लेयर। सबसे इनर लेयर याद है, अपन ने टिश्यूज चैप्टर में जाके देखा था। तो एंडोडर्म लेयर पे है, एंडोडर्म लेयर पे वो सवाल है कि अगर वो नहीं बनती है, अगर वो नहीं बनेगी तो एम्ब्रियो सिंगल सेल जैसे ग्रो होगा, है ना? ये जो लिखा हुआ है
मीसोडर्मल सेल, इसके लिए इसका मैं थोड़ा सर्च करके बताऊंगा। मीसोडर्मल सेल फॉर्म्स अ सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एन एम्ब्रियो, और ये एंडोडर्म बनेगा, एंडोडर्म बनेगा तो उसमें फायदे अलग रहते हैं। तो यहीं पे, सर हाँ बोलो। सर तो फिर ये जो थर्ड वाला जो क्लासिफिकेशन होगा किस बेसिस पर होगा फिर? कि एंडोडर्मिस लेयर बनती है कि नहीं बनती है, और इसको हम लोग डिटेल में ओके पढ़ सर। लेते हैं। इस क्लासिफिकेशन में हमको एक ग्रुप में मिले एनीलिडिया, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, ये एक ग्रुप में मिले जिनके एम्ब्रियो के बारे में कुछ कहा गया है। और दूसरे ग्रुप में एचिनोडर्मेटा और आगे के सब। ठीक है, तो इन चारों के बारे में पढ़ते हैं और फिर इस क्लासिफिकेशन को वापस से समझेंगे। तो सबसे पहले एनीलिया के बारे में पढ़ते हैं। वो आपको ध्यान होगा, अब चार के बारे में पहले 3+1 एनीलिया, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एनीलिडा का ध्यान है आपको? कोई भी एक पॉइंट बताओ जो ध्यान हो एनीलिडा का। सर वो लोग बायोलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। और कोई नया पॉइंट पिछले से अलग? पिछले दो क्लासेस बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल थे, नया पॉइंट? सर उनकी हैबिटेट थोड़ी डिफरेंट होती है, कुछ फ्रेश वाटर में मिलते हैं, वेरी गुड, कुछ मरीन वाटर में और कुछ लैंड में। वेरी गुड। एक और पॉइंट, बिल्कुल सही पॉइंट है, एक और बताइए। सर उनके सेगमेंटल फैशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो जो सेगमेंटल फैशन के बारे में लाइन लिखी है ना, यही सुनना चाह रहा था मैं। अच्छा। सेगमेंटल फैशन के बारे में जो लाइन लिखी है उसको पढ़िए, क्या लिखा है? With the segment, this difference But occurs they have body cavity. segmental fashion, with the segments lined up one after the other from head to tail. These With- animals are found in variety of habitats. तो तूने बोला दिस डिफरेंशिएशन अकर, मेरा सवाल है व्हाट द डिफरेंशिएशन अकर। तूने बोला दिस डिफरेंशिएशन अकर, कौन सा डिफरेंशिएशन की बात कर रही है तू? सर उनका मतलब कुछ कुछ की लाइन, उनकी लाइंस हेड टू टो रहती है, और सर वो लाइंड अप एक के बाद एक के बाद एक रहती है। अरे डेचू, उसके ऊपर वाली लाइन पढ़ तो समझ में आ जाएगा। किस डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं वो? ऑर्गन डिफरेंशिएशन। चल थोड़ा पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ ले मन में और फिर समझा। ठीक है सर। तो एक और पॉइंट आएगा, दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी। ये जो पॉइंट समझा रहा हूँ ये Right. तुमको भी तो समझना है कुशाग्र। पहले वो समझ लो फिर अपना पॉइंट बताना। समझ ही रहा हूँ। वो पहले पॉइंट समझ लो फिर बताना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस हो रहा है अभी। पढ़ो पूरा, और वो जो दिस डिफरेंशिएशन है वो क्या डिफरेंशिएशन है वो मेरे को समझा दो। सर ऑर्गन्स का डिफरेंशिएट रहते हैं, ऑर्गन्स। वेरी गुड। जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स मतलब अलग अलग फंक्शन करने वाले ग्रुप ऑफ टिश्यूज, अलग अलग फंक्शन करने वाले ग्रुप ऑफ टिश्यूज। तो इसके पहले वाले जीवों में क्या टिश्यूज जो थे वो टिश्यू अलग अलग फंक्शन कर रहे थे। नहीं गिराऊंगी, पहले भी ऐसे ही रखती हूँ मैं, ऐसे ही रख के। अब यहाँ पे टिश्यूज कलेक्ट होके अलग अलग ऑर्गन्स बना लिए टिश्यूज ने, और वो ऑर्गन पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं जैसे अपनी बॉडी में होते हैं। तो वो यहाँ से शुरुआत हुई, समझ रहे हो? जैसे अगर पॉरीफेरा में जाएं तो भाई पॉरीफेरा में कौन सांस ले रहा था, कौन खाना पचा रहा था, कौन
उसको स्ट्रक्चर दे रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसा। बट तीन चार स्टेप में डेवलप होके एनिलिडिया में, जो कुशाग ने एक पॉइंट बोला था ट्रू बॉडी कैविटी, तो ट्रू बॉडी कैविटी, ध्यान से सुनना, ट्रू बॉडी कैविटी ने हेल्प की, ट्रू बॉडी कैविटी ने हेल्प की कि ऑर्गन बॉडी के अंदर अच्छे से डेवलप हो पाए। जगह रहेगी जभी तो ऑर्गन डेवलप हो पाएगा। तो ट्रू बॉडी कैविटी ने हेल्प की कि ऑर्गन बॉडी के अंदर अच्छे से डेवलप हो पाए। और ये जो ऑर्गन डेवलप हुए ये नॉर्मल नहीं थे। वहाँ पे एक वर्ड लिखा ना, एक्सटेंसिव, मतलब अच्छे खासे तौर पे एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन। जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन डिफरेंशिएशन होता है ना, अलग से दिखता है कि ये लिवर, ये स्टमक अलग से दिखता है बिल्कुल। तो उतना तो नहीं हुआ उनके, बट फिर भी अच्छा खासा हुआ। जैसे सपोज तुम कल को लेबोरेटरी में एक नेमाटोडा को चीरते हो, ठीक है, उसके अंदर के ऑर्गन्स देखने के लिए, तो तुमको ढंग से नहीं दिखेंगे। बट एक एनीलिडिया अर्थवर्म को कट लगा के देखते हो कि उसके अंदर अंदर ऑर्गन्स क्या हैं, तो थोड़ा प्रॉपर दिख पाएंगे, और आगे आगे के और बहुत ज़्यादा प्रॉपर दिख पाएंगे। समझ पा रहे हो? तो दिस एक्सटेंसिव ऑर्गन डेवलपमेंट, दिस एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन, और ये डिफरेंशिएशन की बात करी है यहाँ पे। एनीलिडिया समझ में आया? एनीलिडिया समझ में आया? हेलो, हेलो। हाँ सर। हाँ, मेरी आवाज़ कम आ रही है क्या? सर परफेक्ट है। ओके। तो अब अगर आप एनीलिडिया को देखो तो कुशाग्र एनीलिडिया के लेग्स आए क्या? एनीलिडिया में लेग्स डेवलप हुए क्या? मोशन तो करते हैं ये, पर लेग्स डेवलप हुए क्या? नहीं सर। एनीलिडिया में एक जो है नेरेस, उसके थोड़े छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से लेग्स डेवलप हो पाए। बाकी तो पता है आपको कि रेंग रेंग के चलते हैं। जैसे अर्थवर्म है या लीच है, वो रेंग रेंग के चलते हैं। उनका बॉडी मोशन, मतलब मोशन अलग ही टाइप का होता है। अब तीन पढ़ने वाले थे अपन, एनीलिडिया, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ये जो आर्थ्रोपोडा है, इनमें कुछ हल्का सा डेवलपमेंट हो गया। सिर्फ अगर आप इमेज देखोगे एनीलिडिया से आर्थ्रोपोडा जाते हुए, आर्थ्रोपोडा, एनीलिडिया से आर्थ्रोपोडा जाते हुए जो डिफरेंशिएशन हुआ, तो अगर इमेज देखो तो आप देखोगे कि आर्थ्रोपोडा के लेग्स बड़े ही वीक लेग्स, बहुत वीक लेग्स, कि अगर पाँव से पकड़ के उठा लो तो शायद टूट जाए पाँव। बहुत ही वीक लेग्स, पर लेग्स डेवलप हो गए। थोड़े बालों जैसे पतले पतले, मतलब थोड़े से थिक बालों से, 10-12 बालों जितनी थिकनेस के लेग्स डेवलप हो पाए इनमें। तो आर्थ्रोपोडा इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अगर हम स्पीसीज काउंट करें कि ये, तो आर्थ्रोपोडा का सबसे ज़्यादा मिलेगा। आप अपने गार्डन में ही जाओगे तो 20-25 तरह के आर्थ्रोपोडा मिल जाएंगे आपको। Arthropoda is probably the largest group of animals. These animals are bilaterally symmetrical, segmented. There is an open circulatory system. ये नई चीज आई। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनके। वो क्या है वो बात करते हैं। इनके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। And so the blood does not flow in well defined blood vessels. The कोलमिक कैविटी इज ब्लड फिल्ड। मैं शुरू से बोल रहा हूं ना, कोलम क्या काम आएगा? कुछ भी स्टोरेज के काम आ जाएगा कोलम। आया ना कुशाग्र? यस सर।
कोलम किसी भी स्टोरेज के काम आ जाएगा। तो जो आर्थ्रोपोडा है, इनकी जो एक कोलम कैविटी है ये ब्लड से भरी हुई रहती है। तो इसलिए आप देख सकते हैं उसमें ज़्यादातर जानवर, जो आपका कॉकरोच रहता है, उसको अगर कभी जूते से मारा हो दबा के, फूटने की आवाज़ आती है ना, फच करके, और आती है। क्योंकि उसका कोलम क्योंकि उसका कोलम फट जाता है बॉडी कैविटी में। मतलब अच्छा खासा कोलम रहता है कॉकरोच के, तो बड़ा सारा। तो उसको मारोगे तो उसका ब्लड निकलेगा। वो ज़रूरी नहीं है लाल ही दिखे आपको, किसी भी कलर का दिख सकता है, पर उसका वो ब्लड है। बहुत गंदा लगता है। हाँ, तो सोचना भी बहुत गंदा लगता है बाकी। और वो इसलिए उनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे अपने ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर वेल डिफाइंड वेसल्स में है, पर इनके वो डेवलप नहीं हो पाया। बट फिर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इफेक्टिव रहता है। वेल डिफाइंड वेसल्स में कन्वर्ट होना वो इवोल्यूशन है, बट फिर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव रहता है, बहुत ही इफेक्टिव रहता है। दे हैव जॉइंट लेग्स। द वर्ड आर्थ्रोपोडा मीन्स जॉइंट लेग्स। आर्थ्रोपोडा का मीनिंग ही लेग्स, जॉइंट है। अब किस लैंग्वेज में मेरे को नहीं पता। सम फैमिलियर एग्जाम्पल्स आर, ये सब गंदे गंदे सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये आप सोच सकते हैं कि ये कुछ भी करवा लो, ये निकलते नहीं है घर से, है ना। पेस्ट कंट्रोल करा लो या कुछ भी करा लो, कम हो जाते हैं, निकलते नहीं है घर से। कहीं से भी निकल जाते हैं सर। कहीं से भी निकल जाते हैं। मतलब वो जो गैस की, वो जो कुकिंग गैस की जो वो नली रहती है ना, उसमें जो लेयर्स रहती है ना, उसमें भी देखा है मैंने इनको। जैसे वो सर मैं तो पता है, मतलब नहाते नहाते बची हूँ कॉकरोच मेरा मतलब पैर के नीचे ही, बहुत अच्छा नहा ली थी मैं। तो उसी के ऊपर कहीं भी, बर्तन है। मतलब आपके सिंक में, नल में, जहाँ पे जगह मिलेगी वहाँ पे रह जाते हैं। स्पाइडर्स भी कहीं पे भी मिल जाती, कहीं पे भी। चलो खैर, ऐसा नहीं है कि ये सब बीमारियां ही फैलाते हैं, बहुत सारे दूसरे काम भी रहते हैं इनके। तो ये सारे नाम हैं। चलें आगे। तो अपन ने पढ़ा एनीलिडिया, अर्थवर्म, आर्थ्रोपोडा कॉकरोच, और आर्थ्रोपोडा के बाद एक स्पीसीज इनसे रिलेटेड पढ़ेंगे, पर दिखने में वो बहुत अलग दिखती है, मोलस्का। मोलस्का के आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, ऑक्टोपस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन तीनों को लगभग एक ही ग्रुप में डाला है कि ट्रू कॉलम इनके डेवलप होने लग गया। और ट्रू कॉलम डेवलप होने के बाद, जो दूसरा सवाल था, ट्रू कॉलम डेवलप होने के बाद इनकी कॉर्ड डेवलप हुई कि नहीं हुई। नहीं सॉरी, कॉलम तो हो गया था, लेयर वाली बात थी कि एंडोडर्मिस लेयर, जब इनका मतलब बेबी फॉर्म होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, तो एंडोडर्मिस लेयर फॉर्म होती है कि नहीं होती है। तो ये तीनों में नहीं होती है, एनीलिडिया, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। मोलस्का आपको एनीलिडिया और आर्थ्रोपोडा से बहुत अलग मिलेगा दिखने में। बाकी चीज़ों में सेम मिल सकता है, पर दिखने में बहुत अलग मिलता है, क्योंकि ये वाटर में मिलते हैं ज़्यादातर। वाटर में बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अलग डेवलप होते हैं। तो मोलस्का पढ़ते हैं। इन द एनिमल्स ऑफ ग्रुप देयर इज बायोलेट्रिकल सिमेट्री। तो वो काफ़ी 3-4 क्लासेस से मिल रही है हमको। द कोलम कैविटी इज रिड्यूस्ड, कोलम कैविटी छोटी हो जाती है। देयर इज लिटिल सेगमेंटेशन, जो पुराना सेगमेंटेशन चल रहा था, जैसे कॉकरोच की बॉडी पे सेगमेंटेशन मिलेगा, अर्थवर्म पे सेगमेंटेशन मिलेगा, तो सेगमेंटेशन कम रहता है। जो सेगमेंटेशन की अब ज़रूरत नहीं है तो वो रिमूव हो गया। दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड अ किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। ये अलग नई चीज़ प्रोड्यूस हुई इसमें। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम तो पुराना वाला ही है, पर किडनी लाइक ऑर्गन, किडनी नहीं होती है,
एक ऑर्गन होता है वो एक्सक्रीट करता है, और जैसे अपने भी किडनी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करती है ना ब्लड में से, तो इनमें भी किडनी लाइक ऑर्गन होता है, किडनी जैसा एक ऑर्गन होता है. देयर इज अ foot that is used for moving around. Examples are snails and muscles on octopus. ठीक है, पैर होते हैं इनके मूव करने के लिए. तो ज़रूरी नहीं कि सारे पानी के ही हों, पर जो दिखा है उनमें से ज़्यादातर पानी के हैं. पर स्नेल जैसे पानी में नहीं रहता, बट फिर भी मॉइस्ट प्लेसेस में रहता है. ठीक है. एनीलिडिया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, क्या कॉमन है तीनों में? तीनों में क्या कॉमन है बताइए. हेलो. सर वो ज्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है जैसे अपन है. ये कॉमन थोड़ी हुआ, और कुछ बता, जो है वो बता. तीनों में सेगमेंट्स हैं, तीसरे वाले में बहुत कम हो गए, पर तीनों में सेगमेंट्स हैं. हाँ बोलो. हाँ सर, और आर्थ्रोपोडा और इन तीनों के बारे में लिखा हुआ है that this is the probably the largest group of animals. मोलस्का के बारे, आर्थ्रोपोडा के बारे में लिखा है. हाँ, हाँ पर तीनों में कॉमन क्या है? सर, बायलेट्रिकल सिमेट्रल. वेरी गुड, बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल. और तीनों में कोलम होता है. मोलस्का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. तीनों में ओपन सर्कुलेटरी नहीं होता है, तीनों में कोलम होता है. मोलस्का में सबसे ज़्यादा रिड्यूस हो गया. एनीलिडिया में कोलम होता है पर बहुत ज़्यादा काम का नहीं होता है. आर्थ्रोपोडा में कोलम काम का होता है. तीनों में कोलम होता है. आर्थ्रोपोडा में सबसे ज़्यादा काम का होता है. मोलस्का में साइज रिड्यूस हो गया. काम का उसमें भी होता है पर साइज रिड्यूस हो गया इन कंपैरिजन टू बॉडी. एनीलिडिया में सबसे पहले, एनीलिडिया में उतना काम का नहीं होता है. आर्थ्रोपोडा में बहुत काम का रहता है, इसलिए आर्थ्रोपोडा सबसे वैरायटी ऑफ स्पीसीज है आर्थ्रोपोडा की. और मोलस्का में छोटा कोलम हो जाता है. तो ट्रू बॉडी कैविटी के कारण कोलम डेवलप हो गए इनमें. ठीक है. अब थोड़े डिफरेंसेस, जैसे मोलस्का है, इन तीनों में से मोलस्का है जिसका एक्सक्रीटरी सिस्टम थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है, किडनी लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्ड है इसका. एनीलिडिया थोड़े पिछले हैं, उनका कोलम तो है बट उतनी ज़्यादा काम का नहीं है. डेवलप होने लग गए थे ताकि ऑर्गन्स बन पाए, और अगले क्लास में ऑर्गन बन गए, और उसके अगले क्लास में भी और डेवलप्ड ऑर्गन्स बन गए. ठीक है. तो मोलस्का तक आ गए. तो हमारे जो सवाल थे कि सबसे पहले सेल्यूलर लेवल, फिर कोलम, फिर एंडोडर्म, तो ये तीनों में, जो तीनों में रिप्रोडक्शन है वो बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि जो एम्ब्रियो होता है वो मेसोडर्मल सेल्स के सिंगल सेल के थ्रू एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है. अगर एंडोडर्मिस लेयर फॉर्म होती है, मैं वापस टेबल पे आ गया हूँ, अगर एंडोडर्मिस लेयर फॉर्म होती है तो वापस से दो बातें होती है कि भाई नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है. अब ये नोटोकॉर्ड के बाद एकदम से डेवलप हो जाएंगे. अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है तो एचिनोडर्मेटा, और अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है तो कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा के फिर क्लासिफिकेशंस हैं. तो एचिनोडर्मेटा के बारे में पढ़ते हैं. कौन कौन है क्लास में? हेलो. सर हूँ. एचिनोडर्मेटा. अभी जो एचिनोडर्मेटा है इसमें क्या क्या चीज़ है? सबसे पहले वो टेबल से ही करते हैं.
सबसे पहले तो ये टिश्यू लेवल का है और टिश्यू से भी थोड़ा डेवलप होके ऑर्गन लेवल पे आ चुका है ये। फिर इसका कोलम है, फिर इसका कोलम है, और इसकी जो एंडोडर्मिस लेयर है, कोलम फॉर्म्ड फ्रॉम पाउचेस पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द एचिनोडर्म, तो जो फ्रॉम द एंडोडर्म, तो एंडोडर्म लेयर प्रेजेंट है इसमें एचिनोडर्मेटा में। स्टारफिश एक एग्जाम्पल है इसका, स्टारफिश एक एग्जाम्पल है। इन ग्रीक एचिनो मीन्स hedgehog and dermata means skin. Thus, these are spiny skinned organism. इन ऑर्गेनिज्म की जो स्किन रहेगी वो थोड़ी सी स्पाइनी रहेगी, कांटेदार। ज़रूरी नहीं कि वो चुभे हैं, बट स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ नहीं रहेगी, थोड़े थोड़े निकले रहेंगे स्पाइंस जैसे। These are exclusively free living marine animals. किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, फ्री लिविंग रहते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, वो तो है ही, एंड हैव अ कोलम कैविटी ऑब्वियसली, पिछले में भी थी तो इसमें तो होगी। These also have a peculiar water driven tube system that they use for moving around. मतलब पानी को अंदर लेके बाहर फेंक के मूव करते हैं, समझो। पिक्यूलियर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम, पिक्यूलियर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम समझ लो। जैसे पानी को आसपास से अंदर ले लो और एक तरफ से छोड़ा तो दूसरी तरफ मूव कर जाएंगे वो, एक्शन रिएक्शन, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ। समझ पा रहे हो? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ, तो जैसे एक सब दूर से पानी एब्जॉर्ब कर लिया बॉडी में और एक तरफ से छोड़ा तो दूसरी तरफ मूव होने लग जाएंगे, तो उसको बोला है वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम दैट दे यूज फॉर मूविंग अराउंड। दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर, कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर। ये मैं कार्बन साइकिल में भी पढ़ाऊंगा आपको बाद में, आगे ही चैप्टर्स में है एक जगह। तो इनके हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट दे यूज एज अ स्केलेटन। एग्जाम्पल्स आर स्टारफिश एंड सी urchins, sea urchins, starfish, sea cucumber और feather star, ये एग्जाम्पल्स है एचिनोडर्मेटा का। ठीक है, तो ये इतने डेवलप तो नहीं दिख रहे हैं पिछले वाले से, बट इनमें स्टार्टिंग हो चुकी कुछ चीज़ों की। जैसे एक वाटर ड्रिवन सिस्टम की स्टार्टिंग हो चुकी है, फिर एक स्केलेटन ये डेवलप कर सकते हैं खुद का, पर इनकी कॉर्ड नहीं होती, रीढ़ की हड्डी की शुरुआत नहीं हुई इनमें, ये दिक्कत है, इसलिए ये इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए दूसरों से। अब आगे की क्लासेस में जो पढ़ेंगे उसमें एक मेन चेंज आ जाएगा, क्योंकि कॉर्ड डेवलप हो जाएगी। जैसे लिखा है ना प्रोकॉर्डेटा, तो उनमें कॉर्ड डेवलप हो जाएगी अच्छे से, तो उसके कारण उनका बॉडी बहुत बड़ा हो सकता है। उनके जो लेग्स वगैरह हैं वो इतने बड़े और मोटे हो सकते हैं, और उससे फिर ज़्यादातर जानवर जो आपको रोज़मर्रा में दिखते हैं वो खुल जाएंगे सारे। ठीक है, तो प्रोकैरियोटा और वर्टिब्रेटा बचा है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फाइन।